आप से तुम बन गई। बेड के दूसरे किनारे पर बैठते हुए ऋतिक ने पूछा, जी आपको जो भी पूछना है निसंकोच पूछिए। हमारी शादी हमारे माता पिता की पसंद से हुई है। हम एक दूसरे को उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने बताया। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आप एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हैं। मेरी बातों को आप समझ सकेंगी। जी समझ तो सकती हूँ, पर आप कहना क्या चाहते हैं? जैसा कि आप जानती हैं, मेरी माँ कैंसर की 4th स्टेज की पेशेंट है। वह चंद दिनों की मेहमान है। आप मेरी माँ की पसंद हैं, तो ऐसे में मैं माँ को मना नहीं कर पाया। ओह, इसका मतलब है इस शादी में आपकी मर्जी नहीं है। आप बुरा मत मानिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी से प्यार करता हूँ और वह भी करती है। हम जल्दी घर वालों को बताने वाले भी थे, परंतु अचानक से माँ की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली तो मैं दिल्ली से भागकर घर आया। यहाँ माँ का इलाज चलने के साथ ही साथ मुझ पर शादी का दबाव पड़ने लगा, इकलौता जो हूँ, और माँ ने तो झट से आपको पसंद भी कर लिया। माँ की खुशी मेरे लिए सर्वोपरि है, तो मना भी कैसे करता। इतना सुन निधि के सारे अरमान गहन अंधेरे में खो गए। तो आगे क्या फैसला लिया है आपने मेरी जिंदगी का? अपने अंदर के दर्द के सैलाब को रोकते हुए निधि ने पूछा। बस कुछ दिन आप सबके सामने इस रिश्ते को निभा लीजिए, कम से कम जब तक माँ है। अच्छा, मतलब रिश्ते का सिर्फ दिखावा करना है। कितना आसान है ना आप लोगों के लिए रिश्ते बनाना और तोड़ना। इतना आसान होता है क्या एक लड़की के लिए नए रिश्ते बनाना? तड़प उठी निधि। मैं जानता हूँ आसान नहीं है, यह सब पर करना पड़ेगा। आपका दर्द समझ सकता हूँ। मैं हर संभव आपकी मदद करूँगा। निधि बिना कुछ बोले सो जाने का दिखावा करती है। पूनम की इस अंधेरी रात में निधि के मन को अमावस के अंधेरे ने घेर लिया। उसने निश्चय किया कि वह कल ही वापस चली जाएगी। अगली सुबह सभी मेहमानों की विदाई होने लगी। बहू, अब इस घर की बागडोर तुम्हारे ही हाथों में है, अच्छे से संभालना। सासू माँ को समय से दवाई देते रहना, और तुम्हारे ससुर जी को मीठा मना है, पर मीठा खाना बहुत पसंद है, ध्यान रखना। बुआ सास जाते जाते जिम्मेदारियाँ दे गई। अच्छा, कुछ दिन रुक जाती हूँ, पग फेरे के लिए जाऊँगी तो वापस नहीं आऊँगी। ऐसा सोचकर वह वार्डरोब में अपने कपड़े लगाने लगी। 5वें दिन उसके पापा लेने आए और वह मायके आ गई। वह सबके सामने तो हंसती मुस्कुराती, पर मन में उदासी छाई रहती। किसी को बता भी नहीं सकती थी। कैसे सहन करेंगे उसके माता पिता इस सदमे को। दूसरे ही दिन सुबह सुबह सासू माँ का फ़ोन आ गया। हेलो मम्मी जी, प्रणाम। आप ठीक हैं ना? और पापा जी कैसे हैं? हम सब ठीक ही हैं बेटा। पापा जी को तुम्हारे हाथ की ही चाय पसंद आती है अब। सुनकर निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा, कल ऋतिक जा रहा है तुम्हें लेने। तुम तैयारियां कर लेना पहले ही, और कल ही वापस आ जाना। बेटा, घर सूना सूना लग रहा है। जी माँ जी, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता ना करें। निधि चाह कर भी मना नहीं कर पाई। वह अजीब सी उलझन में पड़ गई। अगले दिन ऋतिक आया और वह उसके साथ ससुराल चली गई। ऋतिक ने अब जॉब इसी शहर में ढूंढ लिया। कुछ दिनों में ऋतिक को भी पता नहीं चल पाया कि वह कब निधि पर निर्भर हो गया। निधि की देखभाल और दवाइयों के प्रभाव से सासू माँ की तबीयत साल भर तो ठीक ठाक चली, पर अब उनकी हालत बिगड़ने लगी। कमजोरी बढ़ने लगी, पेट में दर्द रहने लगा और कभी कभी तो उल्टियाँ भी आने लगी। दवाइयाँ बेअसर होने लगी। ऋतिक ने ऑफिस से छुट्टी ले लिया। ऋतिक के पापा, निधि और ऋतिक तीनों दिन रात माँ के आसपास ही रहते। एक दुखद सा माहौल बन गया घर में। भूख तो जैसे सबकी मर ही गई थी। ऐसे में निधि दोनों बाप बेटे को समझाती, उनका ख्याल रखती। आखिर एक दिन वह चल बसी। नाते रिश्तेदार की आवाजाही शुरू हो गई। ऋतिक की भागदौड़ भी बढ़ गई। वह अकेला था, पर निधि ने खूब साथ निभाया उसका। सासू माँ का दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध और रिश्तेदारों की विदाई तक उसने सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। जो भी आए तारीफ करते हुए गए। सबके जाने के बाद ऋतिक अचेत सा बिस्तर पर पड़ गया। मारे थकान के बदन टूट रहा था और तेज बुखार भी आ गया।
पर निधि इससे अनजान घर में बिखरे अस्त व्यस्त सामान समेटती हुई सारी चीजें नियत जगह पर रख देती हूँ। यह तो है ही लापरवाह। कल को मुझे भी जाना है इस घर से हमेशा के लिए। पता नहीं वह कैसी है, कैसे संभालेगी घर को। कैसे भी रहे, मुझे उससे क्या। मेरा घर तो है नहीं, मैं क्यों सोच रही हूँ इतना। बहू, मैंने चश्मा कहाँ रख दिया, जरा देखना। तो ससुर जी की आवाज़ सुनकर ख्यालों से बाहर आई। जी पापा जी, अभी आई। रात में निधि ने ऋतिक से डिनर के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया, भूख नहीं है पापा, और आप खा लीजिए। रात में ही निधि पैकिंग करने लगी ताकि कुछ रह जाए तो सुबह तक याद आ जाए। ऋतिक कब सो चुका था पता नहीं। निधि भी सामान पैक करने के बाद सो गई। अगली सुबह जल्दी ही जग गई। बचे कुचे काम निपटाकर वह चाय लेकर कमरे में आई। अब तक सोए हुए हैं, ऑफिस नहीं जाना क्या? आपकी चाय है, यह उठकर पी लीजिए। उसे ले आइए, पापा जी से बात कर ली है मैंने, वह मान जाएंगे। निधि अपने आंसुओं को जबरदस्ती रोकते हुए बोली और जाने के लिए पीछे मुड़ी। पर यह क्या? ऋतिक ने लपक कर उसका हाथ थाम लिया और अपनी तरफ खींच लिया। झटके से निधि ऋतिक के ऊपर गिर गई और ऋतिक ने उसे बाहों में जकड़ लिया। अरे यह क्या, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने बताया भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कल से ही तुम जाने की तैयारी में हो, तो मैं क्या बताता। तुम, आपने मुझे तुम कहा, मैं आपसे तुम कब बन गई। एक खुशी झलक पड़ी निधि की आवाज़ में। जब से तुम मेरे दिल में रहने लगी हो। अब कभी छोड़कर जाने की बात मत करना, मैं नहीं रह पाऊंगा। कहते हुए आंसू की कुछ बूंदें टपकी उसकी आंखों से और लुढ़क कर निधि की आंसुओं में मिल गई। फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।